हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डे नाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो आज मैं लेक्चर नंबर आपको 1 पढ़ाने वाली हूँ, किसका? यूनिट 1 का। ठीक है, तो यूनिट 1 जो आपका मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस है, जो आपके सिलेबस में आपके दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग लेक्चर 1 पढ़ने वाले हैं। पर उसके पहले मैं बच्चों आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। जैसे मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें आपका एक कमेंट था कि मैम ये यूपी वाले बच्चों के लिए है। तो हाँ, ये जितना भी उत्तर प्रदेश में जितना भी एनईपी ने सिलेबस निकाला है, तो उसमें जो अगर आपका केमिस्ट्री सिलेबस है, यानी आपने अपने मेन सब्जेक्ट में अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, चाहे आप मैथ्स के हो, बायोलॉजी के हो, एग्रीकल्चर किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपको यही सिलेबस पढ़ना है और यही पूरा कंटेंट पढ़ना है। तो आई होप आपका ये जो डाउट है क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ लेक्चर नंबर 1, किसका? यूनिट 1 का। हम लोग ऑलरेडी यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जो मैं आपको यूनिट 2 इसलिए मैं कंप्लीट कराई हूँ बच्चों पहले, क्योंकि आपका वो केमिस्ट्री का बेस है। तो कभी भी हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो हमको यूनिट से कोई मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है कि आपको केमिस्ट्री, मुझे नहीं पता कि आपको कितनी आती है, मैं मान के चलिए बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री के 0 से स्टार्ट किए। ओके, तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में, बहुत सारे थ्योरीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गए होंगे, क्या क्या कैसे कैसे होता है, हम लोग बहुत बढ़िया पढ़ चुके हैं। उसका यूनिट 2 का ही बहुत सारे जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व कर चुके हैं। अब बच्चों, अब यहाँ पे कुछ ऐसे बातें हैं, जैसे अगर मैं आपके कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे बुक के बारे में, बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैम बुक्स के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर आपको आगे रिसर्च में जाना है केमिस्ट्री से, अगर आपको लगता है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इसे आगे चल के कुछ कर सकती हूँ या कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे उसके लिए एक बुक तो चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बुक पढ़ने से आपके पास नॉलेज और गेन होता है। तो मैं आपको जितना सफिशिएंट नोट्स दे रही हूँ उतना सफिशिएंट है बच्चों। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी कोई बुक चाहिए जो आपके ग्रेजुएशन में, पूरी ग्रेजुएशन में, यानी अगर मैं इसकी बात करूं, आपका ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर होता है ना, तो 6 सेमेस्टर के लिए आपके पास 3 है, आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? इनऑर्गेनिक, ऐसे ऐसे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक रसायन, और फिजिकल का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, भौतिक रसायन। ये तीनों केमिस्ट्री आपके पूरे ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाएगी और एमएससी में भी आपको पढ़ाया जाएगा, मास्टर डिग्री, बोर्ड डिग्री में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मुझे केमिस्ट्री से कुछ करना है, कुछ आगे, आप केमिस्ट्री से साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। एक जियो साइंटिस्ट का फॉर्म आता है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका एमएससी की डिग्री हो जाएगी, तो आप जियो साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, बहुत सारी फील्ड में जा सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे केमिस्ट्री से ही हर चीज करना है, तो आपके पास हर एक फील्ड का स्पेसिफिक बुक होना चाहिए। तो इसके लिए एक ऐसी बुक है जिसमें आपका पूरा 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इनऑर्गेनिक से कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपके पास एक बुक है, आप उसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ो, सेकंड में पढ़ो, थर्ड में पढ़ो, फोर्थ में पढ़ो, फिफ्थ में पढ़ो, सिक्स में पढ़ो, पूरा आपका इसी बुक में आ जाएगा। इस बुक का क्या नाम है? जेडीडी। ऑलरेडी मैं पिछले वाले क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, पर फिर भी मैं एक बार फिर से बता दूंगी ताकि आपका कोई भी डाउट न रहे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम ये एक सेमेस्टर के लिए, तो मेरा कहना है नहीं, ये आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देगा, लेकिन इनऑर्गेनिक का। ठीक, ऑर्गेनिक के लिए एक स्पेसिफिक बुक है जिसका नाम है क्लेडन, बहुत अच्छी बुक है बच्चों। मैं एक ऐसी बुक का नाम बता रही हूँ, ये सारे बुक जिससे आपके आईआईटी जैम में क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपका एंट्रेंस जो लेवल का या कंपटीशन लेवल का जो केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन बनता है, वो इन्हीं सब बुक से ही निकाल कर आपको देते हैं। तो अगर ये बुक पढ़ेंगे, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो अच्छी बात है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे बुक्स हैं। तो एक पूरी शर्मा पठानिया है, जिसका मैं आपको नाम बताई थी। एक आपके पास एटकिंस का बुक होता है। ठीक, हाँ, क्लेडन के बाद एक जगदम्बा सिंह भी है, वो भी बहुत अच्छी है। पर मैं अगर कंपटीशन की बात करूं तो क्लेडन बहुत अच्छी है। ठीक है, ये सारी बुक्स मैं पढ़ी हूँ, मुझे बहुत अच्छी बुक्स लगी है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको पढ़ना है तो बहुत, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास करना है कि आगे चल के मुझे केमिस्ट्री छोड़नी है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। उसके लिए मेरा जितना भी लेक्चर है उसको देखो, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे सॉल्व करो, अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स आपके पास है, पढ़ के। उसके अलावा कोई भी बुक की प्रेफर करने की जरूरत नहीं है। मेरे नोट्स आपके लिए सफिशियंट है, आपको हर एक क्वेश्चन वहां से मिल जाए। ठीक है, इस बारे में आपका जो भी डाउट था क्लियर हो गया। अब हम लोग आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 में। पहली बात तो यूनिट का क्या नाम है? मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। जब मैं आपको सिलेबस बता रही थी तो मैं आपको बताई थी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी क्या होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो अणु होते हैं, उसमें पोलैरिटी का हिंदी होता है
ध्रुवता मतलब उसके अंदर ध्रुव कैसे बनेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस, आवेश कैसे बनेगा, इस बात की हम लोग स्टडी करेंगे पूरे इस यूनिट में। ठीक, और क्या, एंड और वी केमिकल फोर्सेस, और जो ये अणुओं के बीच में या परमाणुओं के बीच में लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस है, कौन कौन से बल हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो उसमें से आज जो पहला लेक्चर है, ये सब कुछ आपके सिलेबस में दिया गया है बच्चों, आपको कुछ करना नहीं है, सिलेबस भी आपको बताया जा चुका है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सिलेबस में हर एक पॉइंट को कवर करेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, बार बार उसको क्या रिवाइज करना है, और जितना भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, तो ये जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आपको मैं पढ़ाई थी ना कि बॉन्ड क्यों बनाया जाता है, तो उसमें आपका है केमिकल बॉन्डिंग में आपका जो बॉन्ड है वो कितने टाइप्स का होता है, हम लोग वो पढ़ेंगे आज। जिसमें से क्या, आयनिक बंध है, आयनिक बॉन्ड, वॉन्डर वॉल फोर्सेस या वॉन्डर वॉल बल, इन सारे बल को आज हम दो बल के बारे में अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। इसका जो टाइप्स है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, वो टाइप्स हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। स्टार्ट करें, चलो आप लोग तैयार है ना, जल्दी से पेन कॉपी ले लो, बैठ जाओ, और मैं जब बोलूं लिखने को तभी लिखना, नोट्स बनाना। ये देखो भाई क्या बच्चों, एक बात याद रख लो, क्योंकि आप जब भी इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, मैं मान के चलूं कि आपने कभी ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं की, ठीक है। ऑफलाइन तो सबको पता है, टीचर पढ़ाता है, कुछ कुछ वर्ड्स बोलता है तो आप वो लिखते रिटर्न करते हैं, बट आपका ऑनलाइन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इसको पूरा पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं, कुछ बच्चे बीच में ही लिखते हैं, तो कौन सा सही सही रहेगा। मैं जिस हिसाब से पढ़ी हूँ, मैं जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि जब भी आपसे टीचर बोला है लिखो, तो आप वीडियो को पॉज करके तुरंत लिखना करो, क्योंकि बच्चों ना कभी भी कल नहीं आता है। आप लोग सोचते हैं कल ये नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, कल कभी भी नहीं आता है। आप लोग कहेंगे मैम क्यों नहीं आता है कल, क्योंकि आपके लिए जो आप थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं पढ़ाई के लिए ना, वो चीज बिल्कुल मत करिए। आपको जो जब पढ़ाया जा रहा है उसी वक्त आप उसको पढ़िए, उसका डेली डेली नोट्स बनाइए, बहुत प्रेफर करेगा, बहुत अच्छा है, और यही बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, एक अगर टीचर कोई बता रहा है या बता रही है तो बहुत सोच समझ के ही मैं बता रही, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आपको हिंदी की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी में वो मेरी है। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा कि मैम हिंदी है, इंग्लिश है, हम लोग यूपी बोर्ड के, मैं समझ रही हूँ, मैं भी खुद यूपी बोर्ड की थी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। मैम यूपी बोर्ड की है तो मैम अच्छे से समझ सकते हैं कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। चलो, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, पर मेरा काम है आपको इस चीज में, इस फील्ड में उतारना है, क्योंकि आपको पेपर पूरा क्या इंग्लिश में देना है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, चलो बताओ इसकी हिंदी क्या बन सकती है। केमिकल बॉन्डिंग का मतलब रासायनिक बंध, तो रासायनिक बंध के प्रकार को हम लोग पढ़ रहे हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन जिसको उसको आएगा वो अपने दिमाग में सोच ले, मैं टाइम दूंगी। ठीक है, हम लोग बॉन्ड क्यों बनाते हैं, मैं जब लेक्चर नंबर यूनिट 2 पढ़ा रही थी, तो उसी में पहले लेक्चर में मैं आपसे बताई थी बॉन्ड क्यों बनाते हैं हम लोग, क्या जरूरत है बॉन्ड बनाने का, इतने सारे बॉन्ड पढ़ रहे, क्यों बनता है बॉन्ड। तो इसके लिए मैं आपको बताई थी, कोई भी बॉन्ड इसलिए बनता है, इसको बच्चों ना नोट कर लेना अपने में, ठीक है, पॉज करके। कोई भी बॉन्ड बच्चों इसलिए बनता है, क्यों, क्योंकि वो अपना स्टेबल होना चाहता है, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट यानी अष्टक, आपने पढ़ा होगा ना अष्टक नियम, चलो नहीं पढ़ा छोड़ दो छोड़ दो, क्या दिमाग में प्रेशर क्यों डालना। ऑक्टेट का मतलब अपने अष्टक को पूरा करता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि जितने भी तत्व हैं पूरे आवर्त सारणी में, पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, उन सबको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो स्टेबल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है, तो आप बोलेंगे कि मैम मुझे 1 करोड़ रुपए आप मुझे दे दीजिए, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। पर फिर भी मैं आपसे बोलूंगी लालच वहां पर भी आएगा, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ क्यों नहीं, ऐसा होता है ना। तो हम लोग की स्टेबिलिटी, तो हम लोग तो जो ह्यूमंस है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता, कुछ भी दे दो, बाइक दे दो तो कार चाहिए, कार दे दो तो एरोप्लेन चाहिए, ऐसे ही होता है ना। चलो, तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने ये पता लगाया कि हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व अपने 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो जाता है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम और हाइड्रोजन, इन सबको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो स्टेबल हो जाते हैं। ये थोड़े मतलब दयालु टाइप के हैं, कहते हैं मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कम पैसे में भी खुश रहते हैं। आप लोग बोलते हैं यार इसके पास पैसे फिर भी खुश है, और मेरे पास अच्छा खासा भरा फिर भी मैं दुखी हूँ, ऐसा होता है। तो ये दोनों को छोड़कर बाकी सब, उन्हें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो स्टेबल होंगे। तो अगर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है,
आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? जब तक मुझे गवर्नमेंट जॉब 50 साल के बाद मिलेगा तब तक हम, अरे कुछ ना कुछ तो वर्क करेंगे, कुछ ना कुछ तो जॉब करेंगे। तो इसीलिए हर एक एलिमेंट सोचता है कि काम करते हैं, जब तक मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक मैं बॉन्ड बना लेता हूँ। मान लो कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अरे सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो है कार्बन। कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये क्या करेगा ना, सोचेगा कि कहीं से मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये क्या करेगा, अपने चारों बॉन्ड से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो किसी से इलेक्ट्रॉन तो लेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन की। किससे? हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? शेयरिंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके थ्रू, अब देखो इस कार्बन को काउंट करो तो कार्बन के पास 4, अपना तो 4 था, पर यहाँ पे 5 6 7 8, इस कार्बन को चेक कर तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, कंप्लीट है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो हाइड्रोजन के पास भी तो 2 है, तो 2 इसका भी कंप्लीट है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सब स्टेबल हो गए। तो एक बॉन्ड बनाने से अगर कोई स्टेबल हो जा रहे तो दिक्कत क्या है? बॉन्ड बनाओ आराम से। पर हाँ ध्यान दो, बॉन्ड हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आपसे बोलूं 24 आवर आप काम करिए, पैसा तो सबको चाहिए, तो क्या आप 24 आवर काम करते नहीं? 6 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा कुछ तो काम करते हैं ताकि आपकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो उसी तरीके से हर एक एलिमेंट, हर एक तत्व कोशिश करता है कि मैं अपने बॉन्ड्स को बना लूं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके। शेयरिंग का मतलब बांटना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, जिसके थ्रू बॉन्ड बनेगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। और हर कोई स्टेबल होना चाहता है बच्चों, यूनिवर्स में कुछ भी, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, एलिमेंट हो, तत्व हो, कुछ भी हो, सब कोई स्टेबल होना चाहता है। क्लियर है? चल आगे चले। अब आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। तो कितने टाइप्स के होते हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। पर अभी आपके सिलेबस में जितना, पूरे ग्रेजुएशन में कितना पढ़ना है, आपको कितना पता होना चाहिए, उसी हिसाब से इतना काफी है। पहला है आपका इंटर अटोमिक। इंटर अटोमिक का मतलब एटम्स के बीच में, ऐसे मैं हिंदी बता दे रही हूँ। एटम्स यानी परमाणु के बीच लगने वाला बल। ठीक है? अगर आपको नहीं पता तो मैं जो ये वर्ड्स बोल रही हूँ ना, आप अपने कॉपी में नोट भी करते रहिए। ठीक है? परमाणु पे लगने वाला बल, ठीक, या इसको बोल सकते हैं हिंदी में, शायद मुझे वर्ड्स नहीं आता है, अंतर अंतर परमाणुक, अंतर परमाणुक बल। ठीक, और इसका हो जाएगा अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल, क्योंकि ये अणुओं के बीच यह लग रहा है आणविक। थोड़ा सा हिंदी में स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो माफ कर देना इसके लिए। चलो, समझ में आ रहा है ना? अंतर परमाणु बल में यानी परमाणुओं के बीच लगने वाला बल, यहाँ पे दिया गया है अणुओं के बीच में लगने वाला बल। और आपको पता है कि पूरे केमिस्ट्री में हम लोग अणु परमाणु के बारे में ही पढ़ते हैं। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, आगे चले। ये कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है आयनिक बंध, या इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। क्या होता है? सहसंयोजक। यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है। ठीक है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड में ही आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड में मैं अभी, आज का ये टॉपिक भी है, मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसके लिए टेंशन मत लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक क्या रहेगा? एक सिर्फ देगा, दूसरा सिर्फ लेगा। तो अगर लेने देने वाला प्रोसेस होता है तो उसके लिए जो साइन होता है वो ऐसे रहता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को, अब जैसे मेरे पास क्या है? पैसे हैं, मान लो मेरे पास पैसे हैं, तो मुझसे कोई हेल्प मांग रहा है, तो मैं उसे पैसे दे दी, मैं उसे वापस भी नहीं ले रही हूँ, तो मैं बोलूंगी मैं हो गई दाता, देने वाली दाता। ठीक है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा ही होता है, उसमें से कोई एक देता है, दूसरा लेता है, दोनों एक दूसरे में शेयरिंग नहीं करते। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में, सहसंयोजक बंध में, दोनों शेयर करके लेते हैं कि तुम भी दो हम भी दें, शेयर करके। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, एक दे रहा है, दूसरा ले रहा है, उसको वापस भी नहीं कर रहा है। ये बॉन्ड है। एक होता है मेटालिक बॉन्ड, ये सिर्फ और सिर्फ धातुओं में पाया जाता है। धात्विक बॉन्ड इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धात्विक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड। और इसे क्या कहा जाता है? उपसहसंयोजक। हाँ, याद आ रहा होगा, कुछ चैप्टर भी आप 12th में पढ़कर आए हैं, पर ये आपको बच्चों ना अभी नहीं पढ़ना है, अभी आपको ये आई थिंक 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है। तो मैं आपको बता दी हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उसमें से एक देगा एक लेगा, जो कि एक दूसरे को सब वापस भी नहीं करेंगे। मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड में धातुओं के बीच लगने वाला बल, ये आपका मेटालिक बॉन्ड है। आते हैं इस पे, अणुओं के बीच में, मान लो ये कोई अणु है, ए और बी आपस में मिलकर बना है, ए और बी आपस में मिलकर, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है, इनके बीच में
हालांकि देखा जाए तो ये कोई बल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरैक्शन है। इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब एक तरह का आकर्षण, आकर्षण बल। तो आकर्षण कभी भी हट सकता है, अगर इससे अच्छा कोई इसको दिख गया तो वो उसके साथ आकर्षित हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को कोई कोई चीज पसंद आती है ना, जैसे कभी कभी मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो मुझे वो वाली जीन्स पसंद है, अगर मुझसे उससे कोई बेटर मिला तो मैं वहां चले जाऊंगी क्योंकि वो जीन्स ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ऐसे ही आकर्षक बल जो होता है वो फिक्स नहीं रहता। ये वाला जितने भी बॉन्ड है वो सारे के सारे क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इस बात को अपने नोट्स में लिख लेना। ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये सारे के सारे आपके क्या है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है ये? अट्रैक्शन। ये कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। अगर आपके बुक्स में, नोट्स में कहीं पर भी बॉन्ड लिखा है ना तो वो गलत नहीं है, पर आप अपने दिमाग में ये बैठा लेना कि ये इससे तो कमजोर है। ठीक है, चलो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वॉन्डरवॉल फोर्सेस, जो कि आपके सिलेबस में है। हाइड्रोजन बॉन्ड, वॉन्डरवॉल के जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर ही ये दिया गया वॉन्डरवॉल फोर्सेस, और ये अणुओं के बीच में लगता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बहुत, हाँ इससे और इससे कंपेयर करें तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इसीलिए आपका कोई भी चीज पानी में घुल जाता है। चीनी क्या है? पानी में घुल जाता है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब आप केमिस्ट्री पढ़े तो हर चीज का आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। इसमें दो प्रकार का होता है, इंटर और इंट्रा, यानी अंतरा और अंतर। अंतर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब है दो लोगों के बीच में लग रहा है और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में लग रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये इंटर हो जाएगा। इंट्रा का मतलब इसी के बीच में लग रहा है तो इंट्रा। आपके और आपके पड़ोसी के बीच में लड़ाई हो रही है तो क्या है? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपके घर में ही लड़ाई हो रही है तो इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत अच्छा एग्जांपल था, इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतने सारे टाइप्स है, पर आपके सिलेबस में बच्चों, आपके सिलेबस में कितना पढ़ना है आपको? ये कोवेलेंट बॉन्ड भी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगी, उसके बारे में कुछ है नहीं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं दिया है। आयनिक बॉन्ड पढ़ना है और इसके बाद वॉन डेर वाल और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, पर ये पता आपको सब होना चाहिए। आप केमिस्ट्री पढ़े तो आपको छोटी से छोटी बात जो उसका केमिस्ट्री का बेस है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, रासायनिक बंध के प्रकार। चलो इसको पढ़ते हैं। पॉइंट यहाँ पे ढेर सारा लिखा है, मैं हर एक पॉइंट का मीनिंग समझाऊंगी, आपको समझ में भी आएगा, इजिली है। ठीक है, अब देखो मेरे साथ साथ पढ़ो और इस वक्त कोई लिखेगा नहीं। व्हेन सबस्टेंस पार्टिसिपेट, व्हेन का मतलब जब भी कोई सबस्टेंस यानी कोई भी कण या कोई भी तत्व की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कण का तो कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री में। कोई भी तत्व पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट का मतलब भाग लेता है इन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक बंध में। कितना इजी इंग्लिश है, आप लोग को झूठी टफ लगता है, आप लोग बस कोशिश नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा कोशिश करेंगे आ जाएगा। एंड इल्ड, इल्ड का मतलब मैं बता दूं उत्पाद होता है, यानी कोई प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट जो हम लोग बनाते हैं ना वो। कंपाउंड यानी यौगिक, ये सब वर्ड आपको न्यू न्यू मिल रहा है ना, यौगिक। द स्टेबिलिटी ऑफ द, अब देखो जब भी कोई सबस्टेंस होता है, जब भी कोई परमाणु होता है, जब वो पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड बनाने में, प्रोडक्ट तो क्या बनाता है, बॉन्ड जब बना लेता है तो उसके बाद बनाएगा क्या? यौगिक बनाएगा। दो या दो से अणुओं से मिलकर जो बनता है या परमाणुओं से मिलकर जो बनता है वो यौगिक होता है। जैसे मान लो CO2, ये क्या कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक, अरे साफ क्यों नहीं? यहां तक समझ में आ गया? तो जाहिर सी बात है दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलेंगे तो वो यौगिक बनाएगा, अणु बनाएगा, ये सब बनाएगा ना। तो ये सब बना क्या रहा है एक्चुअली में, बंद क्या रहा है, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ही तो है। द स्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग कंपाउंड, जो आपके पास जो भी कंपाउंड बना है, ठीक, रिजल्टिंग का मतलब जो भी अभी बना है, रिजल्ट। आपसे कहा जाता है ना आप अपना रिजल्ट दे दीजिए, देख रहा हूँ। मम्मी पापा से बोलते हैं मम्मी मुझे पढ़ाई करना है ये वो, तो मम्मी यही बोलती है रिजल्ट आएगा तब बताते हैं, तब तुम देखते तुम कितना पढ़ाई करते हो या करती हो। ठीक है, कैन बी गेट बाय द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इज कंटेंट। बोल रहा है आपका जो कंपाउंड के अंदर जितना जो आपका कंपाउंड बना है, जो भी आपका यौगिक बना हुआ है, उसके बीच में लगने वाला जो बॉन्ड है उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इसमें। ठीक, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड, ये जो केमिकल बॉन्ड्स के वेरीज मतलब ये अलग अलग प्रकार के हैं। इन स्ट्रेंथ, ताकत में, क्योंकि अभी जस्ट मैं पीछे पढ़ाई हूँ, ताकत में ये वाला बॉन्ड ज्यादा ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, और ये वाला वीक है। ये वाला क्या है? वीक है।
अलग अलग मतलब अलग अलग जो बंध होते हैं वो अलग अलग अपना पावर दिखाते हैं। अगर ये सहसंयोजक बंध है तो स्ट्रांग है, अगर मैं वॉन्डरवॉल फोर्स की बात करूं तो वो वीक है। एंड प्रॉपर्टीज अलग अलग उनके क्या है, गुण है। अगर बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो उसका गुण अलग रहेगा, उसका प्रॉपर्टीज अलग रहेगा, और जो बॉन्ड वीक रहेगा उसका प्रॉपर्टी अलग होगा। देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ, तो हमें लगभग 4 प्रकार का जनरली हम लोग पढ़ते हैं। आयनिक, कोवेलेंट, जस्ट मैं अभी पीछे बताई हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर बॉन्ड क्या होता है? पोलर बॉन्ड भी आपका वही हाइड्रोजन में ही आ गया, इसको थोड़ा सा अलग से दे दिया। पोलर बॉन्ड मतलब दो ध्रुवों के बीच, जैसे मान लो H और Cl, आपको पता है ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो ये इससे पूरा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, इसके ऊपर हल्का सा आंशिक रूप से आंशिक रूप से क्या लगेगा, निगेटिव चार्ज, पार्शियली निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, ये मॉलिक्यूल तो बना, अणु तो बना, लेकिन इन दोनों के बीच में थोड़ा सा पोलैरिटी है, दो ध्रुव बन जा रहे हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ध्रुव का बनना ही पोलैरिटी कहलाता है, ठीक है, तो यही वाला बात। दीज बॉन्ड, अब इसको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। दीज टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में ये वाले जो बॉन्ड्स हैं आर फॉर्म्ड, बनते हैं फ्रॉम द लॉस, किसकी वजह से बनते हैं? लॉस का मतलब खो देना, गेन का मतलब पाना, आर शेयरिंग, या तो इलेक्ट्रॉन को खोकर बॉन्ड बनेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड बनेगा, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, क्लियर है ना बात? इलेक्ट्रॉन्स किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, अभी जस्ट मैं बताई हूँ। बिटवीन, अच्छा किसके बीच में होगा? दो लोगों के बीच में ही होगा ना, टू एटम्स या टू मॉलिक्यूल्स। अगर एटम्स की बात करें तो ये वाले बॉन्ड को हम लोग पढ़ेंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये वाला बॉन्ड पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट पहले समझ में आया, क्लियर है? अब इसको क्या करो, छापो, अब इसको स्टॉप करो और जल्दी से इसको लिखना स्टार्ट करो। और हाँ, लिखते वक्त आपका क्या होगा, एकदम ध्यान से वर्ड्स को ध्यान में रख के लिखना। अगर कोई भी आपको वर्ड थोड़ा टफ लग रहा है उसकी हिंदी जरूर लिख लेना, जो मैं आपको पढ़ाई हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, आयनिक बॉन्ड के बारे में, आयनिक बंध के बारे में। आयनिक, चलो अच्छा ऐसे लिख दिया गया है क्योंकि हिंदी ये सब टाइपिंग वाले समझते नहीं। चलो, आयनिक बॉन्ड्स इज ए टाइप। अब देखो आयनिक बॉन्ड बनेगा कैसे, कुछ मैं पॉइंट्स आपको बता दे रही हूँ। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा? आयनिक बॉन्ड को बनने के लिए पहला कंडीशन याद रखो कि ये धातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यानी अधातु दोनों के बीच बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल है NaCl, ये आपका किसमें आता है? एस ब्लॉक में। ये कहां पे आता है? एस ब्लॉक में। अरे याद है ना आप लोग को, हम बार बार बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, आप कभी भी केमिस्ट्री की क्लास पढ़े एक आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप अच्छे से पहले लर्न कर लो। 1 से 30 तक आपको पूरा एलिमेंट लर्न होना चाहिए, उसके बाद पूरा एस ब्लॉक लर्न होना चाहिए और पी ब्लॉक। अभी आप धीरे धीरे वो लर्न करो, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। तो एस ब्लॉक में ये आप लोग पढ़ते हैं, हलीना कब्र से फरार, ठीक, और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। हम तो ऐसे याद किए थे, आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपको क्या है? एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक। तो एस ब्लॉक के तत्व हमेशा क्या होते हैं? धातु होते हैं, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, मतलब लॉस कर देंगे, ठीक है। तो अभी भी कहा गया है कि लॉस करने पर भी बॉन्ड बनता है। चलो, तो यहाँ पे क्या है? एस ब्लॉक के एलिमेंट है, यानी ये कैसे है? धातु। तो ये, इसको हम एस ब्लॉक नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे मेटल्स। अब क्लोरीन आपका किस में आता है? फक्कल बरई, हम तो ऐसे ही इसको याद किया था, फक्कल बरई। तो क्लोरीन आपका आता है पी ब्लॉक में, यानी ये कैसा है? आपका एस ब्लॉक धातु के लिए जाना जाता है, तो पी ब्लॉक आपका अधातु के लिए जाना जाता है, यानी नॉन मेटल्स। तो हम लोग इसको लिखेंगे नॉन मेटल्स। इसके बीच में इस तरीके से बॉन्ड कभी नहीं बनता, नहीं बनता। क्यों? क्योंकि Na को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और इसको भी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, लेकिन क्या है ना, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये क्लोरीन इतना चालाक है, सोचता है कि कमजोर इंसान इससे पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लो। खींचने की वजह से, इसके वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। क्या इसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी क्या?
विद्युत ऋणात्मक तत्व। और विद्युत, ये वाले जितने भी तत्व होते हैं सारे के सारे विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो ये क्या करता है, क्लोरीन इतना चालाक है, सोचता है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन हम ले लें, सॉरी Na रहेगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करें, हम ले लें। तो हम ले लें तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, हल्का सा, पूरा नहीं, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी ये पहले की बात हो रही है कि ये क्लोरीन इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर कोई आप में और किसी में झगड़ा हुआ, आप बोलेंगे कि मैम हमेशा झगड़े का एग्जांपल देती है, चलो अच्छा ठीक ठीक है। तो आप चलो मान लो कि आप किसी से फ्रेंडशिप की है, ठीक है, तो फ्रेंडशिप आप एक दिन बात करते हैं, अभी नए नए कॉलेज गए होंगे, नए नए सारे फ्रेंड्स बने होंगे, तो एक दिन से फ्रेंडशिप से क्या बॉन्ड अच्छा बन जाता है, नहीं, बात करते करते 1 साल 2 साल तक बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, तो ये क्या करता है, लगातार इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि एन ने पूरा पॉजिटिव कहते हैं, ले लो भाई यार, कितना हमसे लोगे, लो जाओ खुश रहो, क्योंकि इसका काम ही है, ये धातु है ना, थोड़ा दयालु है, किसी की बात में आ जाता है, ये सोचता है कि इलेक्ट्रॉन हमसे कोई मांग रहा है तो दे दो, तो ये देकर अपने आप को पूरा पॉजिटिव बना लेता है। और क्लोरीन यही यही तो चाहता था, अपने आप को निगेटिव बना लेता है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच का जो ये बॉन्ड है, जो तरह का इंटरेक्शन ही बॉन्ड बोलेंगे, जहां पे ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव है, इस तरीके के बॉन्ड को यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखो आपसे कहा जाएगा ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ऐसे ये सही भी है, पर ये कुछ ही टाइम तक है। जैसे आप बना रहे हैं ना, 2 मिनट बाद ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है, सहसंयोजक बंध, यहाँ देखो ध्यान से, सहसंयोजक बंध जब भी बनेगा, वो एक कंडीशन करता है कि हम बॉन्ड तो बनाएंगे, सहसंयोजक बंध तो बनाएंगे, लेकिन दोनों के बीच में बराबरी का होगा, यानी जैसा लड़का वैसे लड़की। घर में अगर लड़का पैदा हुआ है, चाहे वो लड़की पैदा हो, तो दोनों को बराबर से हक दिया जाएगा। अगर उन दोनों में से थोड़ा सा भी पार्शियलिटी हो रहा है, तो इसका मतलब वो सहसंयोजक बॉन्ड नहीं है। एक बात बताओ, दोनों के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इलेक्ट्रॉन की, चलो मान के चलते शेयरिंग हुई, क्योंकि आप लोग के मन में डाउट होगा कि कोवेलेंट है कि आयनिक है, अब भी मैं इसको प्रूफ करूंगी। शेयरिंग हुई तो ये इलेक्ट्रॉन खींच क्यों रहा है? अगर ये शेयरिंग हुई है तो इन दोनों को तो दोस्ती बनाकर रहनी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन ये पूरा खींचने की कोशिश क्यों कर रहा है? अगर खींचने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ पे सहसंयोजक बंध नहीं लागू होगा, यहाँ फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? आयनिक। आयनिक में क्योंकि दोनों आयंस बन जा रहे हैं, इस वजह से हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड को हमको अलग कैटेगरी में पढ़ना पड़ता है। अब समझ में आया? बस यही सारा स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, देखो बच्चों, आपको रिटर्न में एग्जाम देना है, तो आपको कितना समझ में आया, आयनिक बॉन्ड के बारे में पता चल गया। इसी वजह से अगर मैं बोलूं, हाँ एक एग्जांपल और मैं बताती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल और, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, H2 में ये बताइए आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट सहसंयोजक बॉन्ड है? तो आप लोग कहेंगे कि मैम चलिए अच्छा चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये कोशिश करेगा कि हम दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, तो इसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा। एक बात बताओ, दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा? क्यों? क्योंकि दोनों का पावर सेम है। हाइड्रोजन ये स्ट्रॉन्ग है तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं रहे। अगर नहीं खींच रहे तो कोवेलेंट बॉन्ड ही है। अगर खींचना स्टार्ट कर दिए, यही यहाँ पे HCl का एग्जाम्पल ले लो, ये दोनों आपस में खींचना, एक खींचना स्टार्ट कर दिया, बस वहां पे क्या सहसंयोजक बॉन्ड की जगह आयनिक बॉन्ड। लेकिन एक बात ध्यान दो, हाइड्रोजन में एक ये HCl आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ना S ब्लॉक में भी रहता है, P ब्लॉक में भी रहता है। इतना दुष्ट है कि थोड़ा आवारा टाइप का है। कभी कभी आपको पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक में दिखाई देगा, कभी कभी P ब्लॉक में दिखाई देगा। इस वजह से ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे देता है, कभी कभी ले लेता है। तो ये आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। अभी के लिए समझो, इसमें से कोई ना ही धातु है ना ही कोई अधातु है, तो इसी वजह से इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है और इन दोनों के बीच में क्या? आयनिक बॉन्ड बना है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे बहुत मजा आएगा पढ़ने में। चलो, तो क्या है, स्टेटमेंट पढ़ो। चलो, केमिकल बॉन्डेड टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड एक तरह का टाइप है, ये तो हमें पता ही है। विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक क्या करता है, ट्रांसफर। जो सोडियम था वो इतना ज्यादा परेशान हो गया था क्लोरीन के अंदर, पूरा इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर दिया। लो भाई तुम खुश रहो, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है दूसरे को, मॉलिक्यूल्स में एक ही के अंदर, ठीक। हेयर एन एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और दूसरा परमाणु क्या किया, गेन का मतलब उसको पा लिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया।
बाय अनदर, दूसरे एटम से, खुद का कुछ नहीं किया, किसी और से। जैसे लोग होते हैं ना कुछ टाइप के लोग, वो खुद के पैसे से नहीं, किसी और के पैसे से बिजनेस खड़ा कर लेते हैं, वैसे ही। व्हेन सच एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को वन ऑफ द एटम डेवलप ए नेगेटिव, अगर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो बताइए क्या बनेगा। एक आपका पॉजिटिव बनेगा, कहां गया, अच्छा आगे था, अच्छा बताइए बना क्या, एक आपका पॉजिटिव बना जिसको हम लोग बोलेंगे केटायन, क्या बोलेंगे, केटायन, एक नया नाम दे देते हैं केटायन, या इसको हिंदी में बोलते हैं धनायन। इसको क्या बोलेंगे, जो कि ये निगेटिव वाला हो गया, इसको बोलेंगे एनायन। अब याद हो गया नाम, इसको बोलेंगे ऋणायन। क्लियर है? तो एक को हम लोग बोलते हैं क्या, केटायन, जो निगेटिव वाला होगा उसको बोलेंगे क्या, एनायन, और जो पॉजिटिव वाला होगा, हाँ, द अदर एटम, दूसरा एटम डेवलप, अपने आप को डेवलप किया है पॉजिटिव चार्ज से, तो इसे बोलेंगे क्या, केटायन। समझ में आया? केटायन का मतलब धनायन। और ये हुआ क्यों, क्योंकि एक उससे छीन रहा था। द आयनिक बॉन्ड गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम द डिफरेंस इन द चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बहुत ध्यान से, एकदम माइनर पॉइंट है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थोड़ा मोड़ा हुआ है। और एक बात बताओ, इसके पास दो पॉइंट है, पहला तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई थी, और दूसरा ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, इसका कारण ये है कि दूसरा इन दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज है, आवेश, विपरीत आवेश। आपको पता है विपरीत आवेश रहेगा तो उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इन दोनों के बीच में जमकर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इस वजह से इसके बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। इसके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये बॉन्ड बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इस बात को ध्यान देना, ठीक। चलो अब ये देखो, ध्यान समझो, चार्ज बिटवीन मतलब के बीच, टू एटम, दो एटम्स के बीच में चार्ज बनने की वजह से, दैट इज का मतलब होता है कि कुछ बात कहता है, जैसे जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हमारा ये मतलब था, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, वही दैट इज का यही मतलब है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग कभी भूलिएगा मत। ये आई ई का मतलब ऐसा, और आप अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं। मैं भी जब पढ़ती थी ना क्लास में, तो मुझे ये इसी का मतलब नहीं समझ में आता था, बुक्स में भी ऐसे ही दिया, क्या लिखा आई ई का मतलब क्या होता है, हम लोग यूपी बोर्ड वाले। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, मेरे एक फ्रेंड थे वो मुझे बताए, दैट इज, इसका मतलब यह है कि इसका, ठीक है, द ग्रेटर द चार्ज डिस्पैरिटी बिटवीन द केटायन एंड एनायन, अगर दो एटम्स के बीच में चार्ज का डिफरेंस ज्यादा रहेगा, मतलब एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक बहुत ज्यादा नेगेटिव, अगर ऐसा हुआ तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान देना। क्लियर है? आगे चले, क्या करो, इसको बढ़िया से हर एक पॉइंट को नोट कर लो। इस पॉइंट में तो कुछ नहीं था, इसको सॉरी, इसको कट कर देना, ठीक, इसको कट कर लेना। समझ में आया कि नहीं? ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है तो एक बार इसे जल्दी से नोट कर लो, पर मैं आपको टाइम नहीं दूं क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है पॉज करने वाला। आगे चले, तो पानी वानी पी लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है चलो अच्छा, पानी तो मुझे पीना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई, ये आपका Na है और ये आपका Cl है। अब आप लोग बोले कि मैम इसको क्यों नहीं Na बनाए? अच्छा एक बात ध्यान दो, ये Na का पूरा परमाणु है, ठीक, और आपको पता है परमाणु में ये सारे क्या है, ये आपका क्या है, ऑर्बिटल, कक्षक, और ये वाला देखो Na का क्या होता है, 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसके बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन था बाहरी कक्षा में, अंदर वाला भूल जाओ, इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले हैं, ये देखो 2p6, ये 2s2, ये सब अंदर वाले, उसको छोड़ दो, हमें से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है। ये मैं ऑलरेडी सेकंड यूनिट में आपको पढ़ाई हूँ। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको ट्रांसफर कर दे रहा है, इसको ट्रांसफर किया। एक बात ध्यान देना बच्चों, बहुत बेसिक सा बात बताए, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, नोट करके लिखना। कहाँ बताएं, इसी में बता दें, नोट करके लिखो। अच्छा चलिए इसी बस नोट करके लिखो। अगर किसी पर भी आपको अगर निगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसके खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन किसी से चोरी करके लेकर आया है, क्योंकि ये खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसी वजह से किसी पर आवेश आ जाता है। आवेश निगेटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि
आप लोग के मन में एक क्वेश्चन है, मेरे मन में ये डाउट था जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मेरे मन में हमेशा से यही डाउट था, मेरा थर्ड ईयर में जाके क्लियर हुआ। डाउट ये था ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो हम लोग इसके ऊपर चार्ज क्यों लगा रहे हैं, दिक्कत क्या है? चार्ज मत लगाओ, पता ही नहीं चलेगा। पर मुझे एक सर थे, वो बताएं कि चार्ज लगाने का एक मतलब है आपके ऊपर एक इल्जाम वो लग जाता है, एलिगेशन। वो एलिगेशन इसके ऊपर लगाया कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये एलिगेशन है। ये क्लोरीन भी बहुत ज्यादा खुश थोड़ी ना है, उसके ऊपर वो इसके पास पैसा तो है पर वो चोरी का पैसा है। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एक निगेटिव चार्ज के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इसके खुद का है और एक ये किसी से उधार लिया है, किसी से चोरी करके लिया है। इस बात को ध्यान देना, नोट करके लिखना है इसको। ठीक, आगे चले। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। अब यहाँ पे व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, होता क्या है आयनिक बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। हाँ, Na। अब देखिए ये आपका डेफिनेशन के रूप में आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है आप डेफिनेशन उसको अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। अब ये केमिस्ट्री लैंग्वेज में हम लोग आ गए, पहले भी थे। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थैतिक बल ये लगता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन। क्योंकि जाहिर सी बात है रिपल्शन तो होगा नहीं, सोचो अपने दिमाग में सोचो, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में प्रतिकर्षण तो होगा नहीं, आकर्षण ही रहेगा, ठीक है। बिटवीन ए पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब जाति, एक तत्व ऐसा, इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। समझ में आया? अब बताओ कहां पर टफ है इंग्लिश, कहीं पर भी आपको टफ लग रहा है? अब झूठी एकदम दिमाग से एजप्शन बना के चलते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड पड़ेगा ग्रेजुएशन, सब कुछ आप पढ़े हैं, बस इसी को डिटेल में इंग्लिश में पढ़ना है, ठीक है। और जो सीबीएसई वाले बोर्ड वाले बच्चे, उसको तो और अच्छे समझ में आ रहा होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। क्लियर है ना? हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर हो रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लो, क्लियर आपको 100%। आप क्लास में जब भी बैठा करो तो आप सोच के बैठो कि मुझे 100% समझ में आना चाहिए। मेरे साथ भी कितने बार हुआ, कभी कभी मेरा मूड ऑफ रहता था, मतलब मम्मी डांट दी, पापा डांट दिए, हम कोचिंग जाते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, तो क्या होता था कि मेरा दिमाग नहीं लगता था। तो हम कहे कि आज हम आए तो है, प्रेजेंट तो है क्लास में, लेकिन हम प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक भी चीज सर का समझ में नहीं आ रहा है या बाउंस कर रहा है पूरा। तो उसके लिए पहले ठंडे दिमाग से माइंड को शांत रखो, फिर लेक्चर को आराम से देखो, ठीक है। बीच में अगर पानी प्यास लग रहा है, वीडियो को पॉज करो, पानी पी के आओ, थोड़ा सा और फ्रेश हो जाओ, एनर्जी ले लो। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है तो भूख भी लग जाती है, तो हाँ, बीच में कुछ नहीं करना बच्चों, ये मैं बार बार कह रही हूँ, मैं खुद इससे डिस्टर्ब हुई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बीच में कुछ नहीं, खा लो पी लो, आराम से फिर से बैठ के देखो, फिर से मतलब पॉज किए, जहां पे पॉज किए वहां से देखो। यहां तक तो क्लियर है? द पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयंस आर एरीगेटेड इन ए ऑर्डर। ये बताइए इसका हिंदी क्या होगा? पॉजिटिवली मतलब धनायन, ऋणायन, चार्ज का मतलब आवेश, आयंस का मतलब आयन, आर एरीगेटेड इन ए ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ये एक प्रकार के अरेंजमेंट, जैसे नहीं बोलते घर में आप वार्डरोब को साफ करते हैं या अलमारी को साफ करते हैं तो बोलते हैं ठीक तरीके से अरेंजमेंट नहीं है। अरेंजमेंट का मतलब सब चीज को व्यवस्थित करना, ठीक। कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड में कैसे प्रेजेंट होगा, इसे बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। इस बात का ध्यान देना, ठीक है। विच इज स्टेबलाइज बाय द, ये किस प्रकार से स्टेबलाइज करता है? एनर्जी से, और उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी, जो आने वाले वीडियोस में आपको मिलेगा। तो अभी इस पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, बेसिक से चलेंगे। अभी ये सारा पॉइंट्स आपके लैटिस एनर्जी का एक प्रॉपर वीडियो है, लेक्चर है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें क्लास में बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए ये क्या क्या पॉइंट क्लियर हुआ? आयनिक बॉन्ड जो बनेगा उसमें से एक धातु एक अधातु रहेगा, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। उन दोनों में सहसंयोजक बंध तो बन रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हुई। दूसरा ये फायदा हुआ ना, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है, जो धनायन जो पॉजिटिव था, जो निगेटिव था, तो उन सबका एक नया नाम हो गया, एक केटायन एक ऋणायन। केटायन को धनायन बोलते हैं, एनायन को ऋणायन बोलते हैं, ठीक। और जितना ज्यादा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा उन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। क्यों? उसका कारण क्या है? अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया उसका कारण क्या है, तो आप बस इतना बताएंगे, अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर है बात? अब उसके बाद क्या ये स्टेबल है? बहुत ज्यादा स्टेबल है। स्ट्रांग बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग, इस पॉइंट को यहाँ पे अपने नोट्स में लिख लो,
जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी रहेगी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, अब उसको किसी बात का दिक्कत नहीं है। दुनिया आज उसको तोड़ के दिखा दे, बोलेगा ऐसा नहीं कि तोड़े, हम लोग तोड़ ही नहीं सकते, तोड़ सकते हैं पर बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके बॉन्ड टूटेगा। ऐसे नहीं, किसी किसी में दोस्ती इतनी गहरी होती है ना, आप जितना भी चुगली कर लो, कुछ कर लो, मैनिपुलेट कर लो, नहीं टूटने वाली है। आप चाहते हैं अगर तोड़ने के लिए तो आपको धीरे धीरे पेशेंस रखना पड़ेगा, उसको तोड़ लगातार उस पर वार करते रहेंगे तब जाकर टूटेगा। ये ट्रिक है दोस्ती तोड़ने का। ठीक ठीक है। हाँ, दो बातें और। अगर जो आयनिक बॉन्ड है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से अरेंज करेगा, अपने आप को व्यवस्थित करेगा, इस चीज को क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। और इसमें जितना भी एनर्जी खर्च हुआ इसे बोलेंगे लैटिस एंथैल्पी। आगे आगे बढ़े, सारे पॉइंट्स को डेफिनेशन यहां से यहां तक है, नोट कर लेना। ठीक, आगे चले, चले आगे, चलो पॉज करके नोट कर लेना इसमें। अब इसके क्या क्या कंडीशन है, स्थिति क्या है, कंडीशन का मतलब है, मतलब क्या कि किस कंडीशन पे आपका आयनिक बॉन्ड होगा। पहला पॉइंट, द लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम्स फॉर्मिंग द केटायन। अच्छा, अब ये क्या है, जो केटायन बना, कौन कौन बना है, हम लोग एग्जांपल कौन सा लिए थे, NaCl का। NaCl में ये आपका पॉजिटिव बना है, ये आपका निगेटिव बना है। ठीक, जो आपका Na है पॉजिटिव में है, तो ये आपका केटायन हुआ। तो केटायन के पास लो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का हिंदी होता है आयनिक ऊर्जा। आयनिक ऊर्जा, अब ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। किसी भी परमाणु को आयनिक बनाने के लिए, आयंस बनाने के लिए, जैसे Na पहले तो न्यूट्रल था, पहले उदासीन था, हम लोग इसके पास क्लोरीन को लाए, क्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लिया, पहले ये क्या था, उदासीन था, अब ये आयन में बदल गया। तो इसको इसमें बदलने के लिए मुझे जितना एनर्जी खर्च हुआ, जैसे कोई भी परमाणु है उसको आयन बनाने में जितना मुझे एनर्जी खर्च हुआ, या फिर ऐसा बोल सकते हैं किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा से, इसके लिए आपके पास ये वाला फिगर बहुत अच्छा रहेगा। ये Na था, इसके बाहरी कक्षा से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, बाहर निकाल दिए, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्च लगेगा। तो जो एनर्जी मेरी खर्च हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल, जैसे मुझे यहाँ से कहीं 1 किलोमीटर दूर जाना है, तो मैं ऑटो में बैठी, मैं उसे पैसे दी, तो मुझे 1 किलोमीटर जाने में जितना एनर्जी मेरे लिए, मेरा एनर्जी तो पैसा ही है, वह पैसा ही, तो मेरा एनर्जी मान लो 10 रुपए खर्च हुआ, तो वो 10 रुपए जो जितनी एनर्जी खर्च हुई उसे बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है बात, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का साफ साफ यह मतलब है कि आयनिक ऊर्जा वो ऊर्जा है जो कोई भी परमाणु को आयन में बदलने में मदद करे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि केटायन का लो होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब उसको कम एनर्जी दो, तुरंत वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे, निकाल दे। और ये बात भी सही है, धातु अपना इलेक्ट्रॉन को कुछ करना नहीं पड़ता, बस बोल दो वो निकाल दे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पास में ही जाना है तो 10 रुपए लगे, अब मुझे यहाँ से काफी ज्यादा 10 किलोमीटर जाना है तो पैसे भी तो मेरे ज्यादा लगेंगे बहुत वहां तक पहुंचने के लिए, तो ये बात कम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब लो, इलेक्ट्रॉन को लेने का जो एंथैल्पी होता है या एनर्जी, एंथैल्पी का मतलब वही एनर्जी ही होता है, इस बात को ध्यान देना, ऊर्जा ही है। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब प्राप्त करना, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जो भी ऊर्जा खर्च है वो आपका एनायंस, और वो कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक का लो दूसरे का हाई, लो किसका, केटायन का, हाई किसका, एनायन का, इस बात को ध्यान देना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है। ठीक है, तो वो उसका हाई होना चाहिए और ये इसका लो होना चाहिए, तब जाकर आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगला पॉइंट, हाई निगेटिव लैटिस एंथैल्पी, ये पॉइंट को मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ बच्चों, अभी मैं इसका बता दे रही हूँ, लेकिन जब भी हम लोग लैटिस एनर्जी पढ़ेंगे ना, वहां पे ये पॉइंट आपको क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, देखो आपका जो लैटिस एनर्जी होता है वो आपका निगेटिव, अगर आपका निगेटिव हो गया तो हम लोग बोलेंगे ओ आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब वो निगेटिव क्यों होता है, कैसे होता है, वो लोग लैटिस एनर्जी में पढ़ लेंगे, अभी कंडीशन इतना है। जनरली द आयनिक बॉन्ड, जनरली जो होता है, सामान्यतः आयनिक बॉन्ड जो होता है वो फॉर्म होता है बिटवीन, के बीच, ए मेटल्स, हाँ यही बात तो बता रहे थे, धातु धनायन के बीच में, और नॉन मेटल अधातु एनायंस। जो अधातु वो एनायन बनाएगा, धातु केटायन बनाएगा, और इन दोनों के बीच में ही आयनिक बॉन्ड बनता है। आगे चले, पॉइंट्स को नोट कर लो अच्छे से, पॉज करके।
अब आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, उसका एग्जांपल क्या है आयनिक बॉन्ड का, यहाँ पे लिख लेना एग्जांपल में। एग्जांपल में कोई भी उठा लो, NaCl उठा लो, फिर KCl उठा लो, फिर क्या फलेगा करने से बड़ा, रुबिडियम तो बहुत अच्छा नहीं बनता, BaCl2 उठा लो, बहुत सारे एग्जांपल है, अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो एकदम सिंपल टॉपिक है। सहसंयोजक बंध ये बोलता है भाई मुझे कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं, मुझे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके पार्टनरशिप करूंगा। जैसे पार्टनरशिप होता है ना, कुछ पैसे वो लगाते कुछ पैसे वो लगाते, सेम टू सेम। तो दो एटम है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, बांटा गया इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आता है, इस बात का ध्यान देना, ठीक। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सह का मतलब साथ में, संयोजक का मतलब दोस्ती, ठीक है। तो सहसंयोजक बॉन्ड का यही मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, कि वहां पे दोस्ती होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बराबर से शेयरिंग होगी। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इंडिकेट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई किसके बीच में, एटम्स के बीच में, एटम्स के बीच में। कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये देखो कार्बन को आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, हर जगह कार्बन आपको दिखाई देगा, क्योंकि कार्बन इतना अच्छा है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, बहुत बढ़िया है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक भी आपका बेसिक से स्टार्ट होगा, तो वहां पे आपको हर जगह कार्बन मिलेगा। कार्बन जैसे बेंजीन में कार्बन, नेप्थलीन में कार्बन, और कीटोन में कार्बन, एल्डिहाइड में कार्बन, और क्या बोलते हैं उसमें एस्टर में कार्बन, हर जगह कार्बन, पूरे कार्बन से भरा पड़ा है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन, इसीलिए उसे कहा जाता है हिंदी में कार्बनिक रसायन, क्योंकि कार्बन से, ठीक है। इसी बात को यहाँ पे ये लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में। तो कंपाउंड्स दैट कंटेन, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन अगर है, कॉमनली एग्जिबिटेड दिस टाइप ऑफ, जनरली क्या होता है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड अधिकतर कार्बन में दिखाई देगा। जैसे आयनिक बॉन्ड किस में दिखाई दे रहा था, धातु अधातु के बीच, तो ये कहाँ दिखाई देगा, इसका भी तो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है CH4, एग्जांपल इसका लिख देते हैं। एक ही पेन से हम लोग बोर हो जाते हैं, हम खासकर ना, मुझे अलग अलग पेन से लिखना बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे CH4, और यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बहुत सारा आपको एग्जांपल मिल जाएगा कार्बन का। तो जनरली देखा गया कि कार्बन क्या है, बहुत ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको कुछ चीजें पसंद रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको भिंडी ये पसंद है खाने में, तो आप क्या करेंगे, हमेशा बोलेंगे मम्मी भिंडी की सब्जी बना दो, ऐसे करते हैं ना, बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो आपको पसंद है। तो कार्बन को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड जनरली बनाता है, ठीक। एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में the pair of electron which are shared by the two atoms, जो A और B, जैसे फॉर एग्जांपल छोड़ दो उसको, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इन दोनों के ये बीच में क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक ये दिया एक ये दिया, ठीक। टू एटम्स क्या बोले इलेक्ट्रॉन के, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर में है, इलेक्ट्रॉन विच आर शेयर बाय द टू एटम, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर में हो गया, युग्म में हो गया, जोड़े में हो गया। नाउ एक्सटेंडेड अराउंड द न्यूक्लियाई, तो ये क्या होता है ना, न्यूक्लियस यानी नाभिक के पास, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, और ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर रही हूँ अगले पेज पे, ये कार्बन है, तो कार्बन का हम लोग ऐसे बनाते हैं, क्या होता है ये कार्बन का, वो 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2, यानी इसके पास दो ही शेल है, एक इसको छोड़ दो, इसको कभी काउंट मत करना, ठीक है, ठीक है, 1 2 दो शेल है। हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है, तो ये क्या करेगा, इसकी बाहरी ये कक्षा में कितना है, इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये रुको तो एक इलेक्ट्रॉन इसके, और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, देख लो भाई 1s1 एक ही होता है ना, 1s1। तो ये क्या करेंगे, एक हम लोग यहां बना देते हैं हाइड्रोजन, एक यहां हाइड्रोजन बना दो, और एक यहां हाइड्रोजन बना दो,
सबके पास इलेक्ट्रॉन लगा दो। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए जल्दी बताओ। हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये कहेगा कि भाई हम दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक। और ये दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिए। एक काम करो ऐसे लिखो, ये दोनों आपस में मिलकर क्या, अरे फिर गलत हो गया, सब कुछ गलत ही क्यों हो रहा है। ये दोनों ऐसे से मिलकर बना लिए, ये दोनों ऐसे मिलकर बना लिए, और ये दोनों ऐसे मिलकर बना लिए, ठीक। बस बॉन्ड बन गया ना। थोड़ा सा मैं रेक्टेंगुलर इसलिए ली हूँ क्योंकि सर्कल तो पहले से ही था। तो देखो ये दोनों बॉन्ड बना लिए, ये दोनों बना लिए, ये दोनों बना लिए, ये बना। कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, ये कार्बन है, एक 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन भी खुश है, कार्बन भी खुश है। तो इस प्रकार से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया और बन क्या गया, CH4, ठीक। यही आपका, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के आस-पास इलेक्ट्रॉन है ना, यही बात वो कहा गया है। चलो आगे चलते हैं। अरे हाँ, ये स्फीयर है, ये देखो कार्बन। ये थोड़ा सा ये बच्चों स्लाइड बनाने में, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, स्लाइड बनाने में थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, पर कोई बात नहीं, जैसा ये बना वैसा भी है। जस्ट मैं इसको पीछे यहाँ पे समझा भी चुकी, यही वाला पार्ट, ठीक। इसको थोड़ा सा डायग्राम से देखते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर है, सपोज करो। अब कार्बन आपका बीच में, उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन वाला है, जो इस कलर का दिखा रहा है वो कार्बन का है, ठीक है। ये उसके साथ, ये सब आपस में शेयरिंग करके इस प्रकार से बना रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा गया है ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, पिंक वाला जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन का है। तो इससे आपको देखो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। वो बना कि नहीं, क्या यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव बना, तो क्या इसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे, नहीं। चलो आगे चलते। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं अगले प्रकार से, जिसको पढ़ते हैं हम लोग। पहले ये देखो, फिर से आओ, फर्स्ट यहाँ पे आओ। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आयनिक पढ़ चुके हैं, कोवेलेंट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को ये दोनों आपके सिलेबस में है नहीं, ये दोनों आपको पढ़ाया जाएगा 3rd सेमेस्टर में, छोड़ दो उसको। आते हैं इस पे, अब हम लोग को ये दोनों पढ़ना है। तो इसमें से आज हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, वॉन्डर वॉल। तो वॉन्डर वॉल ध्यान दो, अब ये परमाणु के बीच में लगने वाला बल नहीं है, ये अणु के बीच में लगने वाला बल है। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। क्लियर है, बस खत्म होने वाला टॉपिक, 1 घंटा कंप्लीट होने वाला है, खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लो। आराम से धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। आई होप आपको कोवेलेंट और आयनिक में तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके या मैसेज करके, कुछ भी कैसे भी डाउट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले से एक कंडीशन मेरा मानना होगा, अच्छे से लेक्चर, उसका नोट्स पढ़ कर आना, पढ़ो अच्छे से पढ़ो। कुछ ऐसे डाउट से कभी कभी क्लास में क्लियर नहीं होता, नोट्स को पढ़ते टाइम क्लियर हो जाएगा, ठीक। और पहली बात ये मुझे ये बता देना कमेंट में कि मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में केमिस्ट्री, बोर तो नहीं ना हो रहे आप लोग। अब गाना वाना बजा के तुम लोग पढ़ा नहीं सकते चलो, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वॉन्डर वॉल फोर्सेस। मतलब ये क्या है, ये अणुओं के बीच में, जैसे मान लो ये दोनों परमाणु परमाणु के बीच में ये बन गया अणु यानी मॉलिक्यूल, ये बन गया मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल, हालांकि कोई बल नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार का इंटरैक्शन है या आकर्षण बल है, ठीक है। आकर्षण बल ऐसे बोल सकते, इसे भी बोल सकते, बल भी, आकर्षण भी एक प्रकार का बल ही है। पर इस बात को ध्यान दो, ये वीक बॉन्ड है, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, कभी भी टूट सकता है, वीक बॉन्ड है, ठीक। चलिए आते पढ़े। वॉन्डर वॉल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पर बंद किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करे, कोई अपनी शॉप खोले तो अपने नाम पर ही खोलेंगे, आपके पापा अपने बेटे के नाम पे या बेटी के नाम पे ऐसे खोलते हैं ना, वैसे। तो वॉन्डर वॉल फोर्सेस आर द वीक इंटरैक्शन, बस बोल दिया। वीक का मतलब कमजोर है, इंटरमोलिकुलर यानी अंतरा आणविक बॉन्ड, सॉरी बल, अंतरा आणविक बल, दैट आर डिपेंडेड, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। अगर मान लो, अच्छा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, पता है क्या, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आओ मैं आपको समझाती हूँ। आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर है, इतना बड़ा कंटेनर है, ठीक। इसमें ढेर सारा आपका गैस भरा हुआ, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। ये आपका H2 है, ये आपका H2 है, H2 H2, अरे अरे जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल है, अगर हम अकेला H लेते तो बोलते एटम है या परमाणु है, ठीक। ये आपका H2 है। अच्छा, अब मुझे वॉन्डर वॉल फोर्स बताना है। तो एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा,
इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। किसमें ज्यादा होगा, इसमें या इसमें? इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों पास पास है, ये दोनों दूर है। तो यही बोल रहा है कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बिटवीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स। एटम्स या मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। दिस फोर्स अराइजेस फ्रॉम द, ये किससे अराइज हुआ है, किससे आया है, इंटरैक्शन बिटवीन द अनचार्ज्ड एटम्स मॉलिक्यूल्स। अब बताओ कि आप लोग के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मैम जब मॉलिक्यूल्स पास आए ही क्यों, इसका रीजन क्या है? और इसका रीजन देखिए, देखते हैं। ठीक, इसका रीजन देखो। ये मान लो हाइड्रोजन है, इसके पास एक ही सेल है। ये वाला भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक ही सेल है। ध्यान से मेरी बात को क्या समझना, कुछ भी पॉइंट को लिखना मत। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और है, अच्छा इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, मान लो इसी टाइम कोई एक दूसरा एटम आ गया, ये तो हाइड्रोजन था, ये आपका क्या है, H2। अब एक और H2 आ गया, ऐसे। मेरी बात को समझने की कोशिश करना है। ये भी आपका क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ देख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ये पूरा भरा पड़ा है इलेक्ट्रॉन से। इन दोनों के बीच में हल्का हल्का इंटरेक्शन नहीं होगा? एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पॉजिटिव है, मतलब नाभिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, नाभिक है। तो अगर मान लो कि एक दूसरा वाला एटम है, तो यहाँ पर नाभिक है और यहाँ जस्ट अभी इलेक्ट्रॉन बताए। ठीक है, सोचने इमेजिन करने की कोशिश करो, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा? जरूर होगा। तो ये कोशिश करेगा ना कि अपने आप को थोड़ा चेंज करने। तो ये नाभिक क्या करेगा, अब मेरी बात को ध्यान समझना, ये नाभिक सोचेगा ना हम यहाँ क्यों रहे भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन खिसक कर ये थोड़ा सा यहाँ आने की कोशिश करेगा। ये सब कुछ हो रहा है, ये हम लोग बस इमेजिन कर सकते हैं, इसका कोई इसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा सकते बच्चों, ये इमेजिन करके। तो इस प्रकार से पता चला, जो वॉन डेर वाल ने स्टडी किया इसके बारे में, तो करा कि अरे मॉलिक्यूल के बीच ये सब आपस में चिपक क्यों रहे हैं, ये सब के बीच में इंटरेक्शन हो क्यों रहा है? तो ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ये एटम एक कोई परमाणु है, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है और वो बीच में नाभिक या न्यूक्लियस होता है। तो उनके बीच में क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, अट्रैक्शन, हल्का हल्का अट्रैक्शन हो रहा है। इसी अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में हल्का फुल्का बॉन्ड जैसा कुछ हो रहा है। इसी को कहते हैं क्या, वॉन डेर वाल फोर्स, क्योंकि इसका नाभिक और इसका इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसका, अब इसके बगल में भी तो चारों तरफ हाइड्रोजन गैस होगा, तो इसके बगल में उसका इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक, उसका इलेक्ट्रॉन, इसका नाभिक, मतलब एक का इलेक्ट्रॉन दूसरा का नाभिक, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। इन्हीं दोनों की वजह से ये कांड हो रहा है। ठीक है, चलो आगे चले। तो ये क्या, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द एग्जाम्पल बता रहा है, वॉन डेर वाल फोर्सेस कैन अराइजेस फ्रॉम द फ्लक्चुएशन। अब देखो फ्लक्चुएट किया ना, बताओ पहले हम नाभिक को, सॉरी न्यूक्लियस को, अब हम लोग न्यूक्लियस की बात करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस को यहाँ बनाए थे, ये अपने आप में फ्लक्चुएट किया, यहाँ खसक गया। आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताओ, जैसे आप 11th 12th तो पढ़ कर आए, तो क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो आप टीचर के सामने ऐसे से बैठे रहते हैं, पर जैसे टीचर की जो नजर है यहाँ वहां गई तो आप अपनी बात करते हैं, हाँ ऐसे ऐसे होता है ना, आपकी बॉडी फ्लक्चुएट की ना, इसी तरीके से नाभिक आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड बन रहा है। यही बोल रहा है, फ्लक्चुएशन का मतलब थोड़ा इधर उधर वाइब्रेशन हुआ। फ्लक्चुएट द पोलराइजेशन का मतलब पहले वो अकेला बैठा था, जैसे उसके बगल में कोई हाइड्रोजन एक दूसरा है ना, जैसे आप अकेले बैठे तो आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर आपके बगल में आपका बेस्ट फ्रेंड है, जब वो बेस्ट फ्रेंड, तब तो आपको बतियाना शुरू, एकदम बात करने लगेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप स्थिर नहीं बैठ सकते हैं, आप कुछ ना कुछ बात तो जरूर करेंगे, गर्ल्स तो स्पेशली। पोलराइजेशन, वो क्या किया, अपने आप को पोलराइज कर दिया, अपने आप को बदल दिया। ठीक, ऑफ टू पार्टिकल्स दैट आर क्लोज ईच अदर, जो दो पार्टिकल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, क्लोज थे, पास थे। इन द ग्रुप ऑफ द फोर्सेस दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द वीक केमिकल फोर्सेस। इनको वीक केमिकल फोर्सेस में वो रखा गया क्योंकि ये कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड उठकर चला गया, आपका बात करना बंद, ठीक है, तो आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, आपके दोस्त पे। दे आर नोन टू रैपिडली वैनिश व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अगर डिस्टेंस दोनों को दूर कर दे, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड को दूर बैठा दो, बात तो होगी नहीं, खत्म,
दोस्ती है सब खत्म हो जाएगा, दोस्ती नहीं खत्म होगी, बात खत्म हो जाएगा, तो ये वैनिश कर जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। इंटरएक्टिव मॉलिक्यूल, जो इंटरएक्टिव मॉलिक्यूल कर रहे थे वो एकदम खत्म हो गया। द स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ कितना है, तो बस इतना है 0.4 से लेकर केजी मोल पर, ये है मोल पर इनवर्स, मोल है पर इनवर्स है, ठीक है, टू 4 केजी, मतलब 0.4 से लेकर 4 केजी के आसपास होता है। 4 मोल इनवर्स, ये क्या है, एनर्जी है, इतना ही एनर्जी होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अब बात रहा आयनिक बॉन्ड का, तो उसका 16, 17, 20 के आसपास, ये 4 है, वो कहाँ 20, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। आगे, व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी घनत्व है अराउंड नाभिक, नाभिक के चारों तरफ ऑफ एन एटम, कोई भी एक सिंगल एटम के पास अंडरगोज ए ट्रांशिएट शिफ्ट, वो क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, मान लो कि मान के चलो यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, इसको कोई नाभिक दिख गया, अगर ये नाभिक यहाँ बैठा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खसक कर यहाँ चला आएगा, ठीक, इस तरीके का होगा। वॉन्डरवॉल फोर्सेस अराइज, और उसी वजह से आपका वॉन्डरवॉल फोर्स बनेगा। ये सारा पॉइंट्स आपको एग्जाम में जब आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको प्रोफेसर को बताना पड़ेगा कि ये होता है, तभी ये बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चार्ज इंक्रीजेस वन साइड, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, पेन कोई दूसरा लेना पड़ेगा, चल इस पे दिखाई नहीं दे रहा है, हाइड्रोजन के पास नहीं, कार्बन के पास, कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाए थे, ठीक, मान लो यहाँ पे एक और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये क्या करा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होने लगा, ठीक, सॉरी, ये हम कोवेलेंट का बता रहे हैं, हाइड्रोजन का बीच में, यही वाला एग्जांपल लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे कर लो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में देखो, क्योंकि इसके पास क्या है, नाभिक है, तो इसका और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। द रिजल्टिंग ट्रांजिशन अट्रैक्ट भी कर सकता है, तो रिपेल भी कर सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, बात तो सही है। नेबरिंग एटम, अपने पड़ोसी एटम के साथ। द नेचर ऑफ दिस फोर्सेस इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, ये सबको डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, एक ही बात को बार बार लिखा गया है। व्हेन द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया, कितना, 0.6 से, अगर 0.6 से ज्यादा हो गया नैनोमीटर, ठीक है, इससे अगर ज्यादा हो गया तो ये बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, एक्सट्रीमली वीक, और कैन नॉट बी ऑब्जर्व, ये दिखाई ही नहीं देगा, ये बॉन्ड, वॉन्डरवॉल बॉन्ड। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द एटम रेंज, आपको डिस्टेंस इतना रखना पड़ेगा, तभी आपको वॉन्डरवॉल फोर्सेस दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, ये बोल सकते हैं ऐसी कोई मशीन हो जो इसको मेजर कर पाए तो बता सकती है, इतने नैनोमीटर में होना चाहिए। इससे अगर मतलब इतने पास आप इन दोनों को मॉलिक्यूल को पास रखो, 0 पॉइंट कितना, 6 से 0.4, अगर इससे बहुत ज्यादा कर दिए बस खत्म, इन दोनों के बीच का वॉन्डरवॉल फोर्स खत्म। इफ द इंटरैक्शन डिस्टेंस, अगर मान लीजिए ये 0.4 नैनोमीटर है, देन द फोर्सेस आर रिपल्शन इन नेचर, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पास आ गया तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होने लगेगा, इतना है तो आकर्षण, इतना है तो प्रतिकर्षण, और इतना है तो कुछ भी नहीं, इस बात को ध्यान देना, ये सारे पॉइंट्स लिखे गए। आगे बस खत्म होने वाला है, 1-2 पॉइंट्स और है, इसको बस समझ लो, खत्म। चलो, अब इसी में आपको बताया गया, ये कोई एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ साथ थे, ऐसे था पहले, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चक्कर लगा रहा था, अब क्या हुआ, एक तरफ पूरा पॉजिटिव हो गया, एक तरफ पूरा नेगेटिव हो गया, फ्लक्चुएट, इसको डाईपोल कहते हैं, द्वि ध्रुव, ठीक है, फ्लक्चुएट कर गया, क्यों किया, क्योंकि इसको दूसरे वाले के साथ इंटरैक्शन करना था, ठीक, अभी ये दोनों दूर दूर है, तो यहाँ पे क्या बन गया, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। चार्ज सेपरेशन इंड्यूस बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये पता है, ये पहले ऐसे था नहीं, किसी की संगति में आकर ऐसा हो गया। आप लोग बोलते हैं ना कि दोस्तों की संगति की वजह से आप खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाकू वाले ग्रुप्स में रहेंगे तो आप पढ़ेंगे, आप शरारती वाले ग्रुप में रहेंगे शरारती करेंगे, ठीक है, यही आपका फ्लक्चुएट करके यहाँ बना है। आगे चलते, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, क्या क्या इसके गुण हैं, पहला है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर, आयनिक बॉन्ड्स आर सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ दे वॉन्डरवॉल स्ट्रॉन्ग है या कोवेलेंट या आयनिक, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा तो आयनिक है, फिर कोवेलेंट, फिर क्या है, वॉन्डरवॉल, ठीक। दीज फोर्सेस एडिटिव इन नेचर, ये क्या करता है, किसी चीज को ऐड करता है। दे आर मेड अप ऑफ सेवरल इंडिविजुअल इंटरेक्शन, ये कई प्रकार से इंटरैक्शन करता है। अगला, दीज फोर्सेस कैन नॉट बी सैचुरेटेड, ये कभी भी मतलब स्टेबल नहीं हो पाएंगे, जैसे संतृप्त,
जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे नहीं, आप ये एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते क्योंकि आप जब भी खाना खाते हैं तो आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपका पेट भर जाएगा तो आप बोलेंगे बस। कुछ लोग खप्पू टाइप के होते हैं, खाते जाते हैं, और भी दे दो और भी दे दो, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे ये बोल रहा है सैचुरेट होगा ही नहीं, मतलब एक बार होगा फिर दूसरी बार नहीं, मतलब एक बार अगर इंटरैक्शन अगर हो गया और उसको हटा दो, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल को पास पास रखो, वॉन डर वाल फोर्स हो रहा है, हटा दो नहीं हो रहा है, फिर कर दो फिर से होने लगा, तो ये संतृप्त है ही नहीं, ठीक है। अगला पॉइंट, नो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ऊपर से करो ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, सब जगह से होगा, ठीक। दे आर नॉट डिपेंडेड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता, एक्सेप्ट इसे छोड़, एक्सेप्ट जहां पर भी आ जाए तो उसका मतलब है कि इसे छोड़कर, किसे छोड़कर, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, जो कि अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। डाइपोल का मतलब द्विध्रुव के बीच का इंटरैक्शन। वॉन डर वाल फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, एकदम कम रेंज का फोर्स है, मतलब 0 पॉइंट कितना लिखा है, 0.4 से 0.6 इतना ही किलो जूल पर मोल का है, ठीक। देयर मैग्नीट्यूड आर हाई व्हेन द एटम्स मॉलिक्यूल क्वेश्चंस आर क्लोज टू ईच अदर, अगर मॉलिक्यूल क्या हो, हाँ, जैसे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से रिपल्शन होने लगता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, खत्म ना, हाँ स्लाइड खत्म। तो यहाँ पे हम लोग का आयनिक, कोवेलेंट और थोड़ा सा हम लोग देखे वॉन डर वाल फोर्स है, पर इसका भी टाइप्स बचा हुआ है, तो अब इसको, इसके जो टाइप्स है बहुत बड़ा है, हम उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, जितना भी आपका ये कंटेंट है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्यों है, कैसे है, बॉन्ड क्यों बना, इसमें आयनिक बॉन्ड, वॉन डर वाल फोर्सेस को अच्छे से हम लोग पढ़ाई किए, इसके बारे में एग्जांपल्स को देखें, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। नोट्स को कंप्लीट कर लो, रिवाइज करके अगले लेक्चर में जरूर आना, ठीक ठीक है। अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है तो बहुत बढ़िया, कुछ आपको सीखने को मिला और अच्छा सारी चीजें, जैसे आपको मान के चलते कुछ पहले से अगर आता हो तो आपका नॉलेज यहाँ पे गेन ही हुआ होगा, कम तो नहीं हुआ होगा, ये बात तो डेफिनेटली है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो और पढ़ते रहो, ठीक है। और इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना, तो पहला लेक्चर पढ़ कर आना, ठीक है। तो रिवाइज करते रहो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।